हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर एंड जिसका नाम है साउंड। बट बिफोर स्टार्ट, इफ यू न्यू टू माय चैनल, यू कैन डू चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस इन द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन by hitting the bell icon for regular updates of my videos. And now, without further delay, let's get started. Now we are going to understand how the sound propagate. Sound always propagate in the form of wave, which we known as sound wave. Propagation of sound होती है in the presence of medium. लेकिन sound जब propagate करता है तो वो propagate करता है wave के form में, यानी कि इस तरीके के कुछ waves होते हैं, इस तरीके के कुछ waves होते हैं जिनसे साउंड क्या करती है, आगे बढ़ती है। तो साउंड का प्रोपगेशन हमेशा होगा वेव के फॉर्म में एंड साउंड की जो वेव होती है, तो साउंड प्रोपगेट करता है इस तरीके के वेव को फॉर्म करते हुए। ये वेव जो होते हैं आगे बढ़ते हैं, पार्टिकल्स को हिट करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स को हिट करके एंड उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे साउंड ट्रेवल कर पाता है। बट साउंड हमेशा ट्रेवल करता है इस तरीके के वेव के फॉर्मेशन में। इस तरीके का वेव फॉर्मेशन आपने देखा होगा व्हेन यू यूज साउंड रिकॉर्डर। जब हम साउंड को रिकॉर्ड करते हैं तो while we speak इस तरीके का वेव फॉर्म करता है, जिसमें वेव्स आपस में क्लोज होते हैं। एंड व्हेन वी क्वाइट, तो इस तरीके का वेव जो होता है दिखता है, जिसमें आपस में डिस्टेंसेस होते हैं। फिर जब हम स्पीक करते हैं, फिर जब हम बोलते हैं, तो इस तरीके के वेव का फॉर्मेशन होता है जो कि एक दूसरे के क्लोजर होते हैं। जैसे ही हमारा बोलना बंद होता है तो फिर इस तरीके का वेव फॉर्म करता है जो कि एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करता है। तो इस तरीके का वेव फॉर्मेशन होता है थ्रू आउट द रिकॉर्डिंग व्हेन वी रिकॉर्ड द साउंड, एंड इसी को हम कहते हैं साउंड वेव। वेव जनरली क्या होती है, सबसे पहले हम लोग वेव को डिफाइन करेंगे कि वेव होती क्या है। वेव जो होती है वो होती है एक तरीके की डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। एक मीडियम में कोई एक डिस्टरबेंस जो कि क्या करेगा, दैट carries a form of energy without net movement of particles. विदाउट नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कहने का मतलब ये है कि ऐसे डिस्टरबेंस किसी मीडियम में जो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी को कैरी करती है, उस मीडियम में विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, उस मीडियम के पार्टिकल्स के नेट मूवमेंट के बिना। अब पार्टिकल्स मूव तो करेंगे, जैसा हमने पढ़ रखा है कि जब साउंड ट्रेवल करती है इन एनी ऑफ द मीडियम, तो उस मीडियम में प्रेजेंट जो भी मैटर से वो मीडियम बना होगा, उस मीडियम में प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे। एंड व्हेन द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, देन डेफिनेटली वो मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे विदाउट अ नेट मूवमेंट, यहाँ पे मैंने नेट मूवमेंट की बात की है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई एक मीडियम है जिसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो अभी ये मॉलिक्यूल जैसे ही इस मॉलिक्यूल्स को वेव मिलेगा, जैसे ही यहाँ पे एक वेव आई एंड इस मॉलिक्यूल को हिट किया, तो ये मॉलिक्यूल अभी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करके ये पास करेगा उस वाइब्रेशन को टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल एंड ऐसे ही ये आगे बढ़ेगा। जब ये पास करेगा वाइब्रेशन को टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, इसका मूवमेंट अब क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे जब एक दूसरे को ये मॉलिक्यूल्स मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे, वाइब्रेशन पास कर रहे हैं, एंड उसके बाद वो सेम प्लेस पे, उसके सेम पोजीशन पे क्या हो रहे हैं, पोजीशन कर रहे हैं। सेम प्लेस, उसकी जो भी पोजीशनिंग थी वहीं पे वो क्या हो जा रहे हैं, स्टॉप हो जा रहे हैं। इसीलिए अगर नेट मूवमेंट को देखें इन द मीडियम,
तो मॉलिक्यूल्स के जो नेट मूवमेंट होंगे वो हो जाएंगे जीरो, क्योंकि वो मूवमेंट तो प्रोड्यूस कर रहा है वाइब्रेशन के टाइम, लेकिन वाइल पासिंग द वाइब्रेशन उसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्टॉप, एंड वो जिस पोजीशन पे था वही पोजीशन वो अक्वायर करेगा। इसके लिए ये डेफिनेशन है कि अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट कैरीज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे मैंने साउंड एनर्जी नहीं, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखा है, कोई भी एनर्जी का फॉर्म, क्योंकि वेव जनरली जो होती हैं वेव होती हैं दो टाइप्स की, एक होती है ट्रांसवर्स वेव एंड एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो वेव जनरली दो टाइप्स की होंगी, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में हमारी लाइट एनर्जी जो है वो मूव करती है, जबकि साउंड एनर्जी जो है वो मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव मिलकर बना होता है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के मिक्सचर से। अब कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन क्या है, यहाँ पे जो मैंने वेव्स बनाए हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो इतनी दूर का ये वेव है, इतनी दूर तक ये जो वेव है, ये एक दूसरे के काफी क्लोज है, यानी कि कंप्रेस हो रहा है। तो इस वाले एरिया को हम कहेंगे कंप्रेशन रीजन ऑफ दिस वेव। जबकि अगर यहां से यहां तक वाला जो एरिया है अगर उसको देखें तो ये वेव्स एक दूसरे से क्या है, फार अपार्ट है, तो इस वाले एरिया को हम बोलेंगे रेयरफैक्शन। अब अगर इस पूरे वेव को देखें तो ये पूरा का पूरा जो वेव फॉर्म हो रहा है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के मिक्सचर से, एंड दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसी टाइप के वेव को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड वेव जो है, साउंड एनर्जी प्रोपेगेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जो कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन का मिक्सचर है। अब यहाँ पे हम साउंड वेव के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सपोज कि ये हमारा साउंड वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, तो इसके जो कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिनको हमको पॉइंट आउट करना होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव को डिफाइन करेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है। तो अ वेव दैट इज मेड अप ऑफ a combination of compression and rarefaction in which molecules of the medium perform back and forth movement is called longitudinal wave. एंड यहाँ पे हम एक लाइन और इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट sound wave is an example of longitudinal wave. साउंड वेव जो हमारा होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एक एग्जाम्पल होगा। मैंने क्या यहाँ पे अभी डिफाइन किया कि ये ऐसी वेव होती है जो कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के कॉम्बिनेशन से बनती है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन एंड सो ऑन, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मीडियम के वो परफॉर्म करते हैं बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे होने के मूवमेंट को। लाइक अगर ये कोई मॉलिक्यूल है, ये आगे जाएगा फिर ये पीछे होगा, फिर ये आगे जाएगा फिर ये पीछे होगा, एंड जैसे ही इसके वाइब्रेशन स्टॉप होंगे तो ये फिर से अपने इस
पोजीशन को अक्वायर करेगा जहां से उसने मूवमेंट शुरू किया था। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। इसी को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक एग्जांपल होगा साउंड वेव। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन करिए, देन वी विल मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। कि जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज आवर एम्पलीट्यूड। दूसरी होगी वेवलेंथ, तीसरी होगी फ्रीक्वेंसी, चौथी होगी टाइम पीरियड, एंड पांचवी होगी स्पीड। ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहां मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट। ये ग्राफ इसी लॉन्गिट्यूडनल वेव को रिप्रेजेंट करेगा। जब वेव्स फॉर्म करते हैं तो वेव एक्स एंड वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे फॉर दिस ग्राफ जो वाई एक्सिस हमारा होगा, इसको हम कंसीडर करेंगे एज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कंसीडर करेंगे वाई एक्सिस को डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड एक्स एक्सिस जो हमारा होगा, ये होगा हमारा टाइम। यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है, डिस्टेंस नहीं। मेक श्योर कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस आप समझो। देखो, जब कोई एक बॉडी मूव करती होती है विद सम सर्टेन डायरेक्शन, तो अगर किसी बॉडी के पास डायरेक्शन है एंड वो बॉडी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे क्या कर रही है, एक सर्टेन डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, एक सर्टेन डायरेक्शन में अपने पोजीशन को चेंज कर रही है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। पर जब एक बॉडी मूव कर रही है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डायरेक्शन को वहां पे कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा डिस्टेंस। अब अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट का केस ले तो एक बॉडी जो ए है, एक ए बॉडी ने ट्रेवल किया 1 से 2 वाले पोजीशन पे, लेकिन अगर तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगा, यहाँ पे इस 1 से 2 वाले पोजीशन को चेंज करने में इस ए बॉडी को, इस ए ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होना पड़ा होगा। लेकिन अगर फिर से ये बॉडी 2 से 1 वाले पोजीशन को ऑब्टेन कर लेगी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि अगर ये बॉडी 1.1 से चली थी, पोजीशन 1 से चली थी एंड पोजीशन 1 पे रिटर्न हो गई, तो डजंट मैटर कि इसने क्या पाथ ट्रैवल किया। हो सकता है ये पाथ इस तरीके से भी ट्रैवल करे एंड फिर से ये यही पहुंचे, लेकिन इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन क्या हुई, अल्टीमेटली पोजीशन चेंज नहीं हुई, पोजीशन फिक्स्ड रह गई। अगर ये 1 से 2 वाले पोजीशन पे ही रहता तब इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होता, या 1 से ही यहाँ पे ही कहीं पे रुक जाता तो भी इसका डिस्प्लेसमेंट होता। लेकिन क्योंकि इसने अपने पोजीशन को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, अगर ये इस पॉइंट तक भी रह जाएगा तो भी इसके कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होंगे। लेकिन अगर ये जिस पॉइंट से चला था, मतलब इनिशियल पोजीशन को ही फिर से, अगर इसकी इनिशियल पोजीशन ही इसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी, तब इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। जबकि डिस्टेंस के केस में ये बिल्कुल नहीं होता है। अगर कोई एक बॉडी बी पोजीशन 1 से चल के पोजीशन 2 पे पहुंच रही है एंड फिर 1 पे आ रही है, यहाँ पे मैंने कुछ रूट्स बनाए हैं, जैसे 1 से ये 3 पे जाएगी, 3 से 2 पे एंड 2 से अगेन फिर ये क्या हो रही है, 1 पे रिटर्न हो रही है। इसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तब भी इस बॉडी का डिस्टेंस जो है वो कुछ ना कुछ ट्रैवल हुआ होगा, इस बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन को हम कंसीडर नहीं करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में हम पोजीशन, चेंज इन पोजीशन के साथ साथ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को कंसीडर करते हैं। पाथ चाहे कोई भी हो, डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। अगर दोनों सेम होंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा,
ये किस केस में जीरो नहीं होगा? जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम नहीं होगी। जबकि डिस्टेंस के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट, अगर ये बॉडी किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए किसी भी पोजीशन पे पहुंचेगी तो इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, चाहे उसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम ही क्यों ना हो। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट देखा है। अब अगर यहाँ पे देखें, ये ओरिजिन वाला पार्ट होता है जिसको हम जीरो से डिनोट करते हैं, एंड यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करिए या ये वेव यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करिए, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक थी इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन जैसे ये यहाँ इस वाली पोजीशन पहुंचेगी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? फिर से यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेस कर रही है ये जो वेव है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेस कर रही है। लेकिन जैसे ही इस वाले पॉइंट पे आएगी, इस वाले लाइन पे आएगी, तो वाई एक्सिस के अबाउट ही क्या हो रही है? जीरो। एंड इसके लिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। अब सबसे पहले हम लोग जो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज एम्पलीट्यूड, उसको समझेंगे। यहाँ इस वेव का फॉर्मेशन करने का रीजन था हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझे। एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो एम्पलीट्यूड एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें वेव जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट शो करती है, वेव जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट शो करती है फ्रॉम द ओरिजिन, उसी को उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर इस पूरे वेव फॉर्मेशन में यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा ये वेव कहाँ? यहाँ इस वाले पॉइंट पे डिस्प्लेस हो रही है। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस साउंड वेव। हाईएस्ट पीक जो हो गया, हाईएस्ट पीक जो हुआ वेव का, वही होगा इसका एम्पलीट्यूड, वही होगा इसका एम्पलीट्यूड। ये हो गया कंप्रेशन एंड ये हो गया रेयरफैक्शन, देन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो यहाँ पे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड क्या है? यहाँ पे हाईएस्ट पीक क्या है? ये वाला पॉइंट। सो ये वाला पॉइंट जो है, ये पूरा जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट जो है वेवलेंथ। अब सपोज कि ये एक कंप्रेशन, ये एक कंप्रेशन, ये एक रेयरफैक्शन, ये एक रेयरफैक्शन। तो वेवलेंथ जो होती है दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ हम यहाँ से यहाँ तक भी मेजर करें तो उसको भी वेवलेंथ कंसीडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को भी हम मेजर करें तो भी उसको वेवलेंथ कहेंगे। ये हमारा क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन। वेवलेंथ क्या शो करेगा? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, फर्स्ट सेकेंड, टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड। दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम वेवलेंथ कंसीडर करेंगे। यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, अगर ये कंप्रेशन यहाँ से यहाँ तक है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा एक वेवलेंथ के बराबर। या यहाँ अगर यहाँ से रेयरफैक्शन शुरू है एंड यहाँ जाकर खत्म हो रहा है तो इन दो रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कंसीडर करेंगे एज वेवलेंथ। नेक्स्ट जो है हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट वेव फॉर्मेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जो जितने वेव का फॉर्मेशन होगा वही होगी किसी भी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी। सपोज कि यहाँ हमने एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस लिया है। एक्स एक्सिस के अबाउट हमने टाइम ले रखा है, यानी कि इस वाले एक्सिस पे टाइम को मेजर करेंगे एंड यहाँ पे 1 सेकेंड हमने डिनोट किया कि इतनी दूर जो है ये 1 सेकेंड डिनोट करेगा। अगर कोई एक पार्टिकल इस तरीके का वेव फॉर्म कर रहा है तो 1 सेकेंड में ये पहला वेव एंड यहाँ से फिर ये दूसरा वेव बनाएगा। कंप्लीट वेव हम कंसीडर करेंगे, यानी एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन, एक कंप्रेशन एंड एक रेयरफैक्शन, फिर यहाँ पे दूसरा एक कंप्रेशन एंड दूसरा रेयरफैक्शन। तो ये जो नंबर ऑफ वेव्स है इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, अगर ये वेव्स इस तरीके की होंगी कि एक सेकेंड में ये एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन बनाने के बाद
सिर्फ एक कंप्रेशन बनाएगी या आधा रेयरफैक्शन बनाएगी, तो इस तरीके का इनकम्प्लीट जो वेव होगा इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर अगेन एक ही वेव का फॉर्मेशन होगा, एक कंप्लीट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होगा जो कि कंप्लीट वेव का फॉर्मेशन करेगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेकेंड ऑफ दैट पार्टिकल, इसको हम कहेंगे उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, जो भी पार्टिकल साउंड प्रोड्यूस करेगा। देन टाइम पीरियड क्या होगी? टाइम पीरियड क्या होगी? अभी वाले फ्रीक्वेंसी वाले केस में हमने 1 सेकेंड लिया, उस 1 सेकेंड के अंदर हमने ये देखा कि उस पार्टिकल ने कितने वेव्स का, कितने कंप्लीट वेव्स का फॉर्मेशन किया। जबकि टाइम पीरियड वो एक कैरेक्टरिस्टिक होगी जिसमें एक वेव, एक कंप्लीट वेव के फॉर्मेशन में उस पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा। लाइक ये कोई एक वेव प्रोड्यूस हो रही है एंड ये इसका एक कंप्रेशन, एक रेयरफैक्शन, एक कंप्रेशन एंड एक रेयरफैक्शन है। तो अगर ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन को एक कंप्लीट वेव बनाने के लिए, एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को इंक्लूड करके इस पार्टिकल को ये वेव फॉर्मेशन के लिए 2 सेकेंड लगे, 2 सेकेंड लगे, तो 2 सेकेंड ही उस पार्टिकल का टाइम पीरियड होगा जो कि शो करेगा उसके एक कंप्लीट वेव के टाइम टेकन को। एक कंप्लीट वेव के फॉर्मेशन में जो टाइम लगा उसी को हम कंसीडर करेंगे एज टाइम पीरियड। अब स्पीड क्या होगी? तो स्पीड हमको पता है कि कोई भी पार्टिकल जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी पर यूनिट टाइम में, उसको ही उस पार्टिकल का स्पीड कंसीडर करेंगे। सो आई होप कि आप सबको ये एम्पलीट्यूड एंड जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अच्छे से समझ आए। अब हम इनको डिफाइन करेंगे। सो लेट्स डिफाइन दैट। So amplitude is defined in that way the maximum amount of displacement of a particle from its rest position. From its rest position is called amplitude of that particle. यहाँ पे इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल का वेव फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें ये वाला पॉइंट जो है हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा उस पार्टिकल के लिए। आफ्टर रीचिंग दिस पोजीशन, अब ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो घटेगा, क्योंकि अब ये फिर से इनिशियल वाले पोजीशन की तरफ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, एंड इसलिए ये वाला जो हाईएस्ट पीक होगा इन दैट वेव ऑफ द पार्टिकल, यही कंसीडर होगा एज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पार्टिकल। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, फिर से धीरे धीरे करके रेस्ट पोजीशन पे, एंड यहाँ इस वाले पॉइंट पे ये फिर से रेस्ट वाले पोजीशन पे पहुंच जाएगा। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट इज वेवलेंथ। So the wavelength is the characteristic in which we measure the distance between two consecutive compressions or rarefaction in the wave graph of that particle. अब ये हमारा एक compression, ये हमारा rarefaction, यहाँ पे एक wave complete, then ये हमारा दूसरा compression and ये दूसरा rarefaction। तो या तो यहाँ से यहाँ तक का जो distance होगा, यहाँ तक का जो distance होगा, ये हमारा होगा क्या, एक wavelength, या फिर हम मेजर कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, जिसको भी हम कंसीडर करेंगे हमारे वेवलेंथ से। सो टू कंसेक्यूटिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इज नोन एज वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल लैम्डा, एंड यहाँ एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए। एम्पलीट्यूड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड यहाँ वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। नोट इट डाउन, देन विल मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स।
किसी भी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी उसके टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स इन 1 सेकेंड से डिनोट की जाती है। अगर कोई एक पार्टिकल ए है एंड अगर वो वेव फॉर्म कर रहा है, दो वेव्स का फॉर्मेशन कर रहा है, दो वेव्स का फॉर्मेशन क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास एक कंप्लीट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन है, फिर यहाँ से दूसरा वेव जो स्टार्ट हुआ कंप्लीट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन है। तो यहाँ पे इस वाले पार्टिकल ने दो वेव्स बनाए इन 1 सेकेंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? दो एंड फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज। हर्ट्ज को यूज करते हैं टू मेजर द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखेंगे इन 1 सेकेंड ये दो वेव्स के फॉर्मेशन कर रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2 हर्ट्ज हो जाएगी। अगर कोई एक वेव है जो कि इस 1 सेकेंड में सिर्फ एक वेव को फॉर्म कर रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, अगर ये वाले वेव को देखे, अगर ये वेव जो है पार्टिकल बी से फॉर्म कर रहा है एंड ये वाला जो वेव है ये पार्टिकल ए के फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा। तो पार्टिकल बी ने एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन ही बनाया, यानी कि एक वेव कंप्लीट किया। तो पार्टिकल बी, ये ए की फ्रीक्वेंसी हुई एंड पार्टिकल बी की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 1 हर्ट्ज, क्योंकि इसने सिर्फ एक कंप्लीट वेव बनाया। सो द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पार्टिकल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। कहीं कहीं पे ये आपको n के टर्म्स में मिलेगा एंड कहीं कहीं पे आपको स्मॉल f के टर्म में मिलेगा। इसको मेजर करेंगे हर्ट्ज के फॉर्म में। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी जो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ पढ़ा, उन दोनों की जो मेजरमेंट होगी वो मीटर में होगी, क्योंकि वो एक डिस्प्लेसमेंट, एक लेंथ को डिनोट कर रहे हैं। जो फोर्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो होगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसी भी पार्टिकल का टोटल टाइम होगा जो उसको एक वेव के कंप्लीट होने में लगेगा। उस पार्टिकल के एक वेव के कंप्लीशन में जो टाइम होगा, जो टाइम कंजम्पशन होगा, उसी को उस पार्टिकल का टाइम पीरियड कहेंगे एंड इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि ये टाइम मेजरमेंट है तो इसके लिए जो यूनिट होगी वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि एक वेव के फॉर्मेशन में जो टाइम लगेगा, यानी कि एक कंप्लीट वेव मतलब एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को कंप्लीट करने में जो टोटल टाइम लगेगा उस पार्टिकल थ्रू, उसी को उस पार्टिकल का क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। यहाँ पे कहीं पे उसने एक वेव को कंप्लीट किया, अब अगर इसको कंप्लीट करने में 2 सेकेंड लगे तो इस 2 सेकेंड को हम क्या कहेंगे कि इस वाले पार्टिकल, हो सकता है ये भी एक पार्टिकल ए है, तो पार्टिकल ए का टाइम पीरियड कितना होगा? 2 सेकेंड, क्योंकि इसने 2 सेकेंड लगाए एक कंप्लीट वेव के फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे एक सिमिलैरिटी हमको क्या दिखेगी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के केस में, कि ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं बट इनवर्सली। यहाँ पे हमने क्या दिया, हमारे पास एक सर्टेन टाइम होता है जो कि 1 सेकेंड का होता है। 1 सेकेंड में कोई पार्टिकल कितने वेव्स को फॉर्म करता है, ये होता है उसका फ्रीक्वेंसी। जबकि यहाँ पे हमको एक वेव दिया होता है एंड उस एक वेव के कंप्लीशन में उस पार्टिकल ने कितना टाइम लगाया वो होता है उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज स्पीड। जैसा कि आप सब जानते हो कि स्पीड किसी भी पार्टिकल की डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होती है? 5th वाला अगर पॉइंट देखें, स्पीड ये होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट पार्टिकल पर यूनिट टाइम। उसी को हम क्या बोलते हैं? किसी भी पार्टिकल का स्पीड। तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी
जितने टाइम में उसी को हम उसकी स्पीड कहेंगे। यहाँ पे हमने ये जो पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेव के, साउंड वेव के स्टडी में, वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ साउंड डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज की क्लास से मेरे सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं, बट स्टिल इफ यू हैव सम डाउट्स तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इवन लिंक। आप अपने डाउट्स 1-on-1 क्लियर कर सकते हो। विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साउंड। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।